हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज हमारे प्रैक्टिस बैच में हम कवर करेंगे इनकम टैक्स का चैप्टर नंबर 2 दैट इज रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। ठीक है, सो आई होप सब रेडी हो मेरे साथ प्रैक्टिस बैच का ये चैप्टर कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, जिनके पास ये नोट्स नहीं है तो स्टूडेंट्स आप प्ले स्टोर पर जाकर मेरी ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। ऐप का नाम है आयुषी बंसल क्लासेस। वहाँ पर ये नोट्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। देयर इज अ सेक्शन नेम्ड एज प्री स्टडी मटेरियल, प्लीज गो देयर, प्लीज विजिट इट एंड आप ये जो नोट्स हैं वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ऐप का जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, मिस्टर आनंद जो कि इंडियन सिटीजन है एंड अ मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ अ सिंगापुर बाउंड इंडियन शिप, यानी स्टूडेंट्स क्या क्या यहाँ पर हमारी बातें कंफर्म हो गई हैं। एक तो जो पर्सन है मिस्टर आनंद वो एक इंडियन सिटीजन है। ठीक है, सेकेंड स्टूडेंट्स क्या बोला गया कि वो एक क्रू मेंबर है सिंगापुर बाउंड इंडियन शिप का, यानी आई कैन से ही इज द क्रू मेंबर ऑफ अ फॉरेन बाउंड इंडियन शिप। ठीक है ना, क्योंकि हमें रेजिडेंशियल स्टेटस में कंडीशंस चेक करनी होती हैं, तो ये फॉरेन बाउंड इंडियन शिप का जो है मेंबर है। ओके, चलो ठीक है। तो engaged in the carriage of passengers of international traffic departing from चेन्नई पोर्ट on 6 जून 2022। इसने चेन्नई पोर्ट को डिपार्चर किया, यानी चेन्नई पोर्ट को लीव किया है on 6 जून 2022 को। ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23 हमें इसका रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करना है। अज्यूम क्या करना है, दैट इज स्टे इन इंडिया इन द लास्ट 4 प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर 22-23 इज 400 डेज। यहाँ पर कहा गया कि देखो हमें कौन से साल का रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करना है, प्रीवियस ईयर 22-23 का। ओके, और यहाँ पर बोला गया कि प्रीवियस ईयर 22-23 से पहले 4 साल वो क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, वो यहाँ पर उसका टोटल स्टे जो था वो 400 डेज था। ठीक है, तो आइए चेक करें रेजिडेंशियल स्टेटस की कंडीशंस। ओके, सो पर्टिकुलर्स क्या है कि उसने जो डेट एंटर करी है अपने कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में, यानी जब से हम मान रहे हैं कि भाई वो इंडिया से जा रहा है, दैट इज 6 जून 2022, एंड डेट एंटर इनटू द कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ साइनिंग ऑफ द शिप। साइनिंग ऑफ द शिप मतलब इस दिन वो शिप से उतर रहा है, साइन ऑफ कर रहा है। ठीक है, दैट इज 9 दिसंबर 2022। सो बेसिकली वो इंडिया में कब से कब तक नहीं था, क्या मानते हैं हम, जो डेट कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में एंटर करी यानी 6 जून 2022, और जिस डेट को उसने साइन ऑफ किया दैट इज 9 दिसंबर 2022। ठीक है, अब इस केस में स्टूडेंट क्योंकि मिस्टर आनंद जो है वो एक इंडियन सिटीजन है जिसने इंडिया को लीव किया है एज अ मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ द इंडियन शिप, मैम इसका क्या फर्क होगा। हम स्टूडेंट जो हमारी बेसिक कंडीशंस चेक करते हैं। ठीक है, बेसिक कंडीशंस में एक तो हम 182 डेज वाली कंडीशन देखते हैं कि रेजिडेंट जो है वो एटलीस्ट 182 डेज, पर्सन एटलीस्ट 182 डेज प्रीवियस ईयर में इंडिया में होगा, तभी वो रेजिडेंट माना जाएगा। सेकेंड स्टूडेंट्स हम चेक करते हैं कि चलो अगर ये नहीं तो और कुछ कंडीशन है, जैसे कि वो इंडिया में 60 डेज के लिए हो, फिर उससे पिछले सालों की कंडीशन चेक करते हैं। ठीक है ना, बट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन क्योंकि हमने एक्सेप्शन पढ़ी थी कि अगर कोई इंडियन सिटीजन है, ठीक है, प्लस वो इंडिया को छोड़कर जा रहा है एज अ मेंबर ऑफ द क्रू मेंबर ऑफ अ फॉरेन बाउंड इंडियन शिप, सो इन दैट केस ये 60 डेज वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। तो कौन सी कंडीशन एप्लीकेबल होगी, वो अगर रेजिडेंट है तो 182 डेज वाली। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ही वुड बी रेजिडेंट इन इंडिया इफ ही स्टेड इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर, द रीजन बी बिकॉज ही इज अ मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ एन इंडियन शिप। क्लियर। अब बात आती है कि वो कब से कब तक इंडिया में नहीं था, वो चेक करते हैं। तो स्टूडेंट 6 जून 2022 से लेकर 9 दिसंबर 2022 तक। ठीक है, सो एक बार अब हम इसके बीच के डेज कैलकुलेट करेंगे कि भाई वो इंडिया में कितने दिन नहीं है। ठीक है, 6 जून से लेकर वो 9 दिसंबर तक नहीं था, तो स्टूडेंट जून में अब कितना टाइम पीरियड रहा, बताओ कितने टाइम के लिए वो इंडिया से बाहर था। जून में कितने डेज होते हैं मैम, 30 डेज। 6 जून से लेकर यानी 25 डेज, देन जुलाई काउंट करो। देखो ये तरीका है काउंटिंग करने का, जून हो गया, देन जुलाई पर आ जाओ, 31 डेज, अगस्त 31 डेज। ठीक है ना, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर पूरा वो बाहर था 30 डेज, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर में 9 डेज वो बाहर था। ठीक है, क्योंकि 9 दिसंबर तक बाहर था। इसका मतलब स्टूडेंट्स अगर हम टोटल देखें तो वो इंडिया में 187 डेज नहीं था। ठीक है,
अच्छा प्रीवियस ईयर 22-23 इसमें कितने डेज होते हैं स्टूडेंट्स? क्या ये लीप ईयर था? नहीं मैम, लीप ईयर तो नहीं था। इट मीन स्टूडेंट्स टोटल 365 डेज में से वो 187 डेज इंडिया में नहीं था ना। तो बैलेंस कितना बचा फटाफट से कैलकुलेट कर लो। 365 में से 187 माइनस हुआ, दैट इज 178 डेज। अब क्या वो इंडियन रेजिडेंट माना जाएगा? नहीं माना जाएगा, वो नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। द रीजन बीइंग क्योंकि वो इंडिया में 182 डेज नहीं था। एटलीस्ट 182 डेज अगर वो पर्सन इंडिया में है तभी हम उसको बोलेंगे कि हाँ ही इज अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। तो अच्छा मैम, वो जो पिछले 4 सालों का बताया था उन्होंने कि 400 दिन स्टूडेंट, क्योंकि वो यहाँ पर मेंबर है फॉरेन बाउंड इंडियन शिप का क्रू मेंबर है, दैट्स वाई उसके लिए वो 60 डेज या फिर उसके पिछले वाले 4 सालों की कंडीशन देखनी ही नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 1? ग्रेट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्लस वेरी repeated kind of question. ठीक है। सो ब्रेटली एंड ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर विजिट्स इंडिया फॉर 100 days in every financial year. एक ब्रेटली है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर है, यानी ऑस्ट्रेलिया का बंदा इंडिया में आता है और हर साल वो क्या कर रहा है स्टूडेंट? एवरी फाइनेंशियल ईयर वो 100 days इंडिया में था। ठीक है। दिस हैज बीन हिज प्रैक्टिस फॉर द पास्ट 10 फाइनेंशियल ईयर. पिछले 10 सालों से ऐसा ही होता आ रहा था। ओके, अब हमें पता करना है कि उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24. ओके, सेकंड वी हैव टू चेक वुड योर आंसर चेंज इफ द अबव फैक्ट्स रिलेट टू श्रीनाथ एंड इंडियन सिटीजन. चलो ठीक है, इस पे बाद में आते हैं, पहले हम फर्स्ट वाला पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं. आइए स्टूडेंट, तो हमें ब्रेटली का रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करना है. सो कैलकुलेटर आई होप सबके पास है ना, ये गलती तो नहीं करे कि बिना कैलकुलेटर के यू आर गोइंग टू सॉल्व द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑफ इनकम टैक्स. नहीं ना, अरे मैम हम तो CA वाले बच्चे हैं, हम तो लॉ के पेपर में, थ्योरी के पेपर में भी कैलकुलेटर्स लेके जाते हैं, है ना. हाँ, मैंने भी ऐसा ही किया है, डोंट वरी एट ऑल. चलो तो स्टूडेंट देखो, हमें क्या देखना है मैम. देखो द वेरी फर्स्ट केस, उसने बेसिक कंडीशन फुलफिल करी है क्या? कौन से वाली? 182 डेज वाली नहीं करी. अब क्या वो किसी फॉरेन बाउंड इंडियन शिप का मेंबर है? नहीं ना. तो इसका मतलब उस पर वो 60 डेज वाली कंडीशन हम चेक कर सकते हैं. ओके, 182 डेज वाली तो नहीं करी. तो नाउ वी आर गोइंग टू चेक कि क्या वो इंडिया में प्रीवियस ईयर में कौन सी कंडीशन थी स्टूडेंट्स, ये याद कर ले एक बार. प्रीवियस ईयर में वो इंडिया में एटलीस्ट 60 डेज होना चाहिए, प्लस प्रीवियस ईयर के इमीडिएटली प्रिसीडिंग 4 ईयर्स में वो इंडिया में 365 डेज से ज़्यादा के लिए होना चाहिए. ठीक है ना. चलो, सो मोर देन 365 डेज वहाँ होना चाहिए. लेट्स चेक इट आउट. इंडिया में प्रिसीडिंग पीरियड में कितना था? 60 डेज से ज़्यादा. हाँ मैम था, क्योंकि हर साल 100 डेज के लिए आ रहा था. फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड, 60 से ज़्यादा. सेकेंड स्टूडेंट्स, हमने बात करी कि यहाँ पर वो इंडिया में क्या करना चाहिए कि उसका जो पीरियड ऑफ स्टे है ड्यूरिंग द 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स वो कितना है? 365 से ज़्यादा होना चाहिए. वो तो 400 आएगा क्योंकि हर साल वो 100 डेज के लिए आ रहा है. सो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई. यानी एक बात तो हो गई कि भाई ये रेजिडेंट है, रेजिडेंट है, ये तो हमें पता चल गया. अब यहाँ पर बात आती है, नाउ लेट्स चेक इट कि वो ऑर्डिनरली रेजिडेंट है या फिर वो नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है. सो देखो स्टूडेंट भी, अच्छा हाँ, एक बात और बहुत ध्यान से देखना है. यहाँ पर ना एक प्रिंटिंग एरर भी है, उसको भी ठीक कर लो. मैंने यहाँ पर आपको लिखा हुआ है फॉर मोर देन 60 डेज. जैसा मैंने आपको बताया स्टूडेंट, इट मीन्स अगर वो 60 डेज एग्जैक्ट भी है ना तो भी काम चल जाएगा. यानी 60 डेज और मोर कर लो. ठीक है, मोर देन 60 डेज के अलावा 60 डेज और मोर कर लो. एंड सिमिलरली 365 डेज और मोर, अगर वो प्रीसीडिंग 4 ईयर्स में 365 डेज या उससे ज़्यादा है तो भी उसको हम रेजिडेंट बोलेंगे. ठीक है. सो मोर देन की कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी नहीं है, एग्जैक्ट भी है तो ठीक है. चलो, रेजिडेंट तो वो हो गया क्योंकि उसने दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 की. नाउ द नेक्स्ट थिंग वी हैव टू चेक ही इज एन ऑर्डिनरली रेजिडेंट और रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट. ठीक है, आइए चेक करते हैं. सो स्टूडेंट्स, अब हमें चेक करना है उसके पिछले सालों का यहाँ पर डाटा. सो अगर हम देखें कि 7 प्रीसीडिंग ईयर्स में उसका कितना, वो कितने दिन के लिए स्टे था. चलो इसको ना एक और अच्छे, इसको इजी वे से मैं आपको समझाती हूँ. जैसे क्लास में हमने किया हुआ है, हम हमेशा 2 कंडीशन चेक करते हैं. पहली तो कि बेसिक में से कोई भी एक कंडीशन वो सेटिस्फाई कर रहा, उसने कर दी. सेकेंड वाली 60 डेज वाली. सेकेंड स्टूडेंट्स, एडिशनल कंडीशन चेक करते हैं ना. अब एडिशनल में हम हमेशा चेक करते हैं दोनों क्यूमुलेटिव कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. पहला तो कि वो इंडिया में पिछले 10 सालों में से किसी भी 2 साल में एटलीस्ट वो इंडिया में रेजिडेंट रहा हो. ठीक है.
हाँ ऐसा तो होगा ही, क्यों? क्योंकि देखो ना हर साल का सेम डाटा चल रहा है 100 डेज वाला, तो हाँ वो रेजिडेंट बन गया। सेकंड, क्यूमुलेटिव कंडीशन यानी दोनों कंडीशन साथ में सेटिस्फाई होनी चाहिए कि पिछले 7 सालों में वो एटलीस्ट इंडिया में स्टे होना चाहिए उसका 730 या उससे ज्यादा दिन के लिए, ठीक है। लेकिन क्या 7 सालों में 730 दिन या उससे ज्यादा है? नहीं मैम, क्यों? क्योंकि हर साल वो सिर्फ 100 दिन के लिए आ रहा है। यानी मैं इससे पिछले 7 प्रीवियस ईयर्स का डाटा देखूं तो हर साल 100 + 100 करेंगे, सो 100 × 7 दैट इज 700। वो 700 डेज के लिए आ रहा था, तो 730 नहीं बनेगा। इट मीन स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या रहा कि वो पर्सन रेजिडेंट तो है बट ही इज नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर 23-24। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। समझ आ गया क्वेश्चन? चलो इसका पार्ट नंबर बी देखते हैं। क्या आपका आंसर चेंज हो जाएगा अगर अब अफेक्ट श्रीनाथ के लिए है, क्योंकि एक इंडियन सिटीजन है, ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है। बताओ स्टूडेंट्स, क्या इस केस में हमारे पास जो कंडीशंस है वो चेंज हो जाएंगी? तो आइए देखते हैं स्टूडेंट। देखो अब यहाँ पे बात आती है, पहले केस में ब्रेकली जो है वो इंडियन सिटीजन नहीं था। सेकेंड केस में वी हैव अ पर्सन श्रीनाथ जो कि इंडियन सिटीजन है, ठीक है। तो हमने स्टूडेंट्स यहाँ पर बोला था कि अगर कोई इंडियन सिटीजन हमारे इंडिया में जो इंडियन सिटीजन है स्टूडेंट जो ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, इंडिया में जब वो आएगा तो उसकी कंडीशन अलग तरीके से चेक होगी। आइए चेक करते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, ऐसे केसेस में मैंने आपको कहा था कि अगर कोई पर्सन इंडियन सिटीजन है जो कि इंडिया से बाहर काम कर रहा है तो उसके केस में जो 2 बेसिक कंडीशन चेक होगी। पहली तो कि या तो वो इंडिया में पिछले साल 182 डेज या ज्यादा था। हाँ कहते हैं नहीं मैम 100 डेज है, चलो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। सेकंड हमने बोला था स्टूडेंट, ध्यान से मेरी बात सुनना, सेकंड कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि वो एटलीस्ट इंडिया में 120 डेज के लिए हो प्रीवियस ईयर में। अब क्योंकि वो इंडियन सिटीजन है हु कम्स इनटू इंडिया टू विजिट, तो इन दैट केस वो 60 डेज कंडीशन नहीं थी, 120 डेज वाली थी। ध्यान आ गया ना? प्लस स्टूडेंट पिछले 4 सालों में इंडिया में उसका स्टे 365 डेज या ज्यादा होना चाहिए। कि 120 डेज वाली कंडीशन सेटिस्फाई है? नहीं ना। तो क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर वो 120 डेज के लिए था ही नहीं। अब आप कहोगे मैम एक बार उसकी वो चेक कर लो ना इनकम, क्या पता 15 लाख वाली केस हो। स्टूडेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनकम अगर उसकी देखो ना, क्योंकि 120 डेज ही सेटिस्फाई नहीं हो रहा, सो इन दैट केस ही इज अ नॉन रेजिडेंट। ओके, अब यहाँ पर बात आती है हमारे थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट हियर इज, आइए देखते हैं व्हाट वुड बी योर आंसर अगर जो श्रीनाथ है वो इंडिया में 120 डेज के लिए आता हो इंस्टेड ऑफ 100 डेज एवरी ईयर। तो ओके, सो इन दैट केस स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, क्योंकि अब वो 120 डेज की कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा, तो चेक कर लो अगर उसकी टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है बट एक्सक्लूडिंग द इनकम फ्रॉम द फॉरेन सोर्सेज। मैम इनकम दी भी नहीं है, अज्यूम करके लिख लो। अगर श्रीनाथ की टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग द इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज 15 लाख से ज्यादा हुई तो उसको हम मान लेंगे, क्योंकि फॉरेन इनकम दी भी नहीं है तो हमने कह दिया इनकम नहीं दी, सो ही वुड बी ट्रीटेड एज रेजिडेंट, क्योंकि 120 डेज से ज्यादा के लिए वो है। बट रेजिडेंट तो होगा, लेकिन क्योंकि इनकम बेसिस पे हमने इसको निकाला है तो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। क्लियर स्टूडेंट? चलो अच्छा, अब यहाँ पर बात आती है कि मैम इसकी दूसरी वाली कंडीशन, एक तो 120 डेज हो गई और एक 365 डेज या ज्यादा वो भी हो रही है, क्योंकि पिछले सालों में 4 सालों में 120 × 4 वो इंडिया में 480 डेज के लिए था। समझ आ गया? नेक्स्ट थिंग, अगर मान लो, अब ये तो हमने अजम्पशन ली ना कि उसकी टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है, अगर नहीं हुई तो 120 डेज वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं करेगी, फिर सिर्फ और सिर्फ 182 डेज चेक करना था। इनकम बेसिस पर 15 लाख से ज्यादा है तो 120 दिन का चेक करो, वरना नहीं कर सकते। याद आ गया? तो इन दैट केस क्योंकि 182 डेज से ज्यादा 182 डेज वो इंडिया में नहीं था, तो इन दैट केस ही बिकम्स अ एनआर। क्लियर? आई होप सबको अच्छे से समझ आ रहा है। देखो कहीं भी डाउट आ रहा है तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शंस। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 3, मिस्टर बी जो कि कैनेडियन सिटीजन है। अब ध्यान से, इंडियन सिटीजन की कंडीशंस अलग होती हैं, कैनेडियन की अलग होती हैं, ठीक है ना, मतलब फॉरेन सिटीजन की अलग है। वो इंडिया में आ रहा है पहली बार ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 18-19, ठीक है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 18-19, 19-20, 20-21, 21-22 एंड 22-23। वो कितने टाइम इंडिया में था? 2018-19 में पहली बार आया तो 55 डेज था, फिर 60 डेज नेक्स्ट ईयर, उससे नेक्स्ट 90, उससे नेक्स्ट 150 एंड देन 70। हमें बताना है करंट ईयर यानी असेसमेंट ईयर 23-24 और आई कैन से प्रीवियस ईयर 22-23 का रेजिडेंशियल स्टेटस। लेट्स चेक इट आउट। आप स्टूडेंट देखिए यहाँ पर क्या है,
नाउ द नेक्स्ट केस इज मिस्टर बी जो है वो प्रीवियस ईयर में इंडिया में कितना था, आइए चेक कर। अब देखो स्टूडेंट्स, ऐसे केसेस में मैंने आपको क्या बताया था, अगर ये इंडियन सिटीजन नहीं है तो वो 120 दिन या 15 लाख से ज्यादा वाली इनकम जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में थी वो तो नहीं है। यहाँ पर दो में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि वो रेजिडेंट बने। पहला तो कि उसका जो नंबर ऑफ स्टे इन द प्रीवियस ईयर इट मस्ट बी एटलीस्ट 182 डेज और मोर, या फिर सेकंड अगर ये नहीं हो रही तो उसका इंडिया में जो स्टे है वो एटलीस्ट 60 डेज होना चाहिए प्रीवियस ईयर में, प्लस प्रीवियस ईयर से पिछले 4 सालों में 365 डेज या उससे ज्यादा। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही क्योंकि प्रीवियस ईयर में वो 70 डेज के लिए था। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई सेटिस्फाई। नेक्स्ट चेक करो कि उससे पिछले 4 सालों में वो इंडिया में कितना था। तो स्टूडेंट्स, उससे पिछले 4 साल यानी कि हमारे पास आ गया 18, 19, 20, 2021 एंड 21-22 कितना था वो इंडिया में 55 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 150। कैलकुलेट करो कितना हो गया 355, क्योंकि वो इसका मतलब सेकेंड कंडीशन जो उसने फुलफिल ही नहीं करी कि 60 डेज इन द प्रीवियस ईयर प्लस उससे पिछले 4 सालों में 365 डेज, सो दैट पर्सन बिकम्स अ नॉन रेजिडेंट बिकॉज उसने सेक्शन नंबर 6 सब सेक्शन 1 की एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बिजनेस ऑफ अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ट्रांजिटेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। HUF का बिजनेस ट्रांजिट हो रहा है ऑस्ट्रेलिया से और सारे पॉलिसी डिसीजंस वही लिए जा रहे हैं। ओके, मिस्टर ई करता है HUF का जो कि कोलकाता में बॉर्न हुआ। इंडिया आता है वो प्रीवियस ईयर 22-23 में 15 सालों के बाद। कब आया 1 अप्रैल 2022 को और ऑस्ट्रेलिया चला गया 1 दिसंबर 2022 को। रेजिडेंशियल स्टेटस बताओ कि मिस्टर ई और HUF का। इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स अलग अलग दो बंदों की बात हो, ये दो अलग पर्सन की कैटेगरी है, एक इंडिविजुअल एक HUF, तो आपको अलग अलग उनका रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करना है। ठीक है, यू कांट से मिस्टर ई इतने सालों के लिए इंडिया में है, इतने टाइम के लिए इंडिया में है तो HUF जो है रेजिडेंट बन गया, नहीं, दोनों के लिए अलग अलग से कैलकुलेट होता है। ठीक है, पहले मैं कैलकुलेशन कर रही हूँ मिस्टर ई के लिए। ओके, सो करें कैलकुलेशन। आइए स्टूडेंट, मिस्टर ई इंडिया में कितने टाइम था तो कितना होना चाहिए, पहले चेक कर लो 182 डेज वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, वरना फिर सेकंड कंडीशन पर जाएंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स वो इंडिया में आया हमारे पास 1 अप्रैल 2022 को और 1 दिसंबर चला गया। लेट्स कैलकुलेट इट। अप्रैल 30 डेज, मई कितना होता है 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में तो था ही नहीं, सिर्फ एक दिन के लिए था। ठीक है, हमने बात करी थी जिस दिन आता है उस डे को भी, जिस दिन जा रहा है उस दिन भी इंडिया में तो था थोड़े टाइम के लिए, यहीं से फ्लाइट पकड़ी तो इंडिया उसका एक दिन भी कैलकुलेट होगा। टोटल हमारे पास आ गया 245 डेज, यानी 182 डेज से ज्यादा था। हाँ था 182 डेज या उससे ज्यादा था। हाँ जी, तो इन दैट केस ही बिकम्स अ रेजिडेंट। फिर आती है स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड कि वो ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी। देखो, ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी के लिए हमें एडिशनल कंडीशन चेकआउट करनी है कि वो पिछले 2 साल 10 सालों में से 2 साल एटलीस्ट रेजिडेंट रहा हो, या फिर उसका इंडिया में स्टे साथ ही साथ क्यूमुलेटिव कंडीशन, साथ ही साथ में उसका पिछले 7 सालों में इंडिया में से जो स्टे है वो 730 दिन और उससे ज्यादा होना चाहिए। बट वो तो इंडिया में आई 15 साल के बाद है, तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, नहीं। सो ही इज अ रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। क्लियर। चलो फिर आता है HUF के लिए स्टूडेंट्स हम क्या चेक करते हैं, करता कितने टाइम, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। मेंबर्स कितने टाइम, नहीं, उसके लिए हम चेक करते हैं कि उसका जो बिजनेस है, उसकी जो पॉलिसी डिसीजंस हैं वो कहाँ से लिए जा रहे हैं। ठीक है, उसका इसका मतलब उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट जो है वो ऑस्ट्रेलिया से है, क्योंकि स्टूडेंट उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट कंप्लीटली इंडिया के बाहर है, तो इन दैट केस HUF जो है वो नॉन रेजिडेंट रहा हमारे पास प्रीवियस ईयर के लिए। ओके, ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, from the following particulars of income furnished by Mr. Anirudh pertaining to the year ended 31st March 2023, हमें टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। तीनों कंडीशन माननी है कि मान लो अगर वो पर्सन रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, आर बट NOR है या NR है। ऐसे केसेस में पहली बात तो क्वेश्चन करने का तरीका देख लो, अलग अलग नहीं निकालना, एक ही चार्ट बनाएंगे जिससे कि पेपर में टाइम हमारा जो है टाइम मैनेजमेंट हो सके। ओके, तो कैसे करेंगे स्टूडेंट, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। अब नेक्स्ट
उसने आपसे आंसर में प्रीवियस ईयर के लिए पूछा या असेसमेंट ईयर के लिए, दैट विल आल्सो मैटर्स अ लॉट, ठीक है। तो उसने कहा है कि असेसमेंट ईयर 23-24 बात एक ही है, लेकिन हाँ उसके लिखने के तरीके से काफी जो है फर्क पड़ता है एग्जामिनर पे, ठीक है। तो उसने हमें कहा है कि 23-24 लिख देंगे। अगर वो प्रीवियस ईयर 22-23 कहता तो हम उसी के बेसिस पर आंसर देते, ओके। इस तरीके से हम यहाँ चार्ट बना लेंगे। पर्टिकुलर्स फर्स्ट केस कि वो जो पर्सन है वो रेजिडेंट है। सेकंड केस, पहले केस में आर है एंड ओ आर है, सेकंड केस में आर है बट एन ओ आर है, और थर्ड केस में वो पर्सन एन आर है, यानी कि नॉन रेजिडेंट है, ठीक है। तो तीनों को हम साथ साथ में सॉल्व करते रहेंगे। पहला उसने कहा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन जर्मनी। एक इंडियन कंपनी का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है स्टूडेंट, जो कि जर्मनी में रिसीव हुआ है 15,000 का। तो क्या होगा यहाँ पर मैम, क्योंकि इंडियन कंपनी से आया है यानी अक्रूवल इंडिया का है ना, सो इन दैट केस तीनों के लिए वो हमारे पास टैक्सेबल रहेगा, ठीक है। सो तीनों के लिए टैक्सेबल होगा। सो इनकम अक्रू और अराइज इन इंडिया, ये तो डायरेक्टली अक्रू और अराइज इन इंडिया है, सो दैट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया फॉर ऑल द कैटेगरीज। सेकंड स्टूडेंट, डिविडेंड मिला है एक जापानीज कंपनी से और जापान में ही रिसीव हुआ, जापानीज कंपनी से जापान में रिसीव हुआ। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हमारा ये जो पर्सन है कौन है, ओ आर, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, इसके लिए तो हर इनकम यहाँ पर टैक्सेबल होने वाली है ना, एक्सेप्ट सम फ्यू एग्जाम्पल इनकम लाइक एग्रीकल्चरल इनकम वगैरह, वो बात अलग है, वरना इसको सब पे टैक्स देना है, तो इसको तो टैक्स देना ही देना है। एनओआर को देना है नहीं, क्यों? एनओआर एनआर दोनों के लिए ऐसी इनकम जो कि अक्रू और अराइज इन इंडिया भी इंडिया के बाहर हुई, रिसीव भी इंडिया के बाहर हुई, उनके लिए ये टैक्सेबल नहीं है, ठीक है। सो इट विल नॉट बी टैक्सेबल हियर, क्लियर। चलो थर्ड स्टूडेंट, रेंट मिला एक लंदन की प्रॉपर्टी से जो कि लंदन के बैंक में डिपॉजिट हो गया। अब ये क्या था, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंदन डिपॉजिट इन बैंक इन लंदन लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया। रेमिटेड, देखो एनओआर और एनआर के लिए चेक किया होगा कि वो जो इनकम है वो अक्रू और अराइज इन इंडिया है, नहीं, रिसीव इन इंडिया नहीं, डीम्ड टू अक्रू और अराइज और डीम्ड टू रिसीव नहीं, कुछ नहीं है वो, हम रेमिट हुआ इंडिया में। रेमिट मतलब होता है बाद में अपने अकाउंट से पैसा निकाल के भेजना, तो वो इनकम नहीं होती, वो तो जस्ट एक ट्रांसफर है, ठीक है। तो क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो है पूरा का पूरा अक्रू अराइज रिसीव सब लंदन में है, तो इन दोनों के लिए टैक्सेबल नहीं है, ठीक है। ये है 75,000। अब हमने पढ़ा हुआ है हमारे हाउस प्रॉपर्टी में कि जब भी कोई रेंटल इनकम मिलती है तो उस पर 30% की फ्लैट डिडक्शन होती है। तो रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए 75,000 माइनस 30% दैट इज 52,500 की इनकम टैक्सेबल होगी, ओके। फोर्थ स्टूडेंट, डिविडेंड फ्रॉम आरपी लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी से मिला यानी अक्रू और अराइज इन इंडिया, तो तीनों के लिए टैक्सेबल रहेगा। आइए लिखते हैं, दैट इज 6,000 रुपीज, 6,000। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम लैंड इन गुजरात। अब देखो एग्रीकल्चरल इनकम मैंने आपको बताई थी कि वो एग्जाम रहती है सबके हाथों में, सेक्शन 10 का एग्जाम्प्टेड इनकम है, तो ये किसी के लिए भी टैक्सेबल नहीं होगी। समझ आ गया स्टूडेंट्स? यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन, आइए इसका एक बार टोटल कर लेते हैं। सो इट बिकम्स आर ओ आर का टोटल करो 83,500, इनका आ गया 15 + 6 दैट इज 21,000 एंड 21,000, ठीक है। सो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहीं कोई डाउट्स आ रहे हैं तो प्लीज पूछते रहना। हमारा टैक्सेशन का पेपर एक ऐसा पेपर होता है उसमें आपने क्वेश्चन सॉल्व तो कर ही देना है, साथ ही साथ उसमें नोट्स लिखने बहुत जरूरी होते हैं। नोट्स प्लस क्वेश्चन मिला के लिखोगे तभी आंसर जो आपको उसके मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया कि भाई रेंटल इनकम से 30% की डिडक्शन आती है सेक्शन 24 में, वो सब आपको लिखना है नोट्स में, ओके स्टूडेंट। एग्रीकल्चरल इनकम एग्जाम है, माइंड में सोच के मत बैठ जाना, वरना एग्जामिनर भी सिर्फ माइंड में ही मार्क्स देगा, एक्चुअल में नहीं देगा, ठीक है। सो लिख कर बता देना कि भाई हमने इस वजह से जो है वो इनकम एग्जाम्प्टेड रखी। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको अच्छा लग रहा है प्रैक्टिस बैच, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, आपके पास पूरा प्रैक्टिस बैच, रिविजन बैच, बहुत सारी हम एक्साइटेड चीजें लेकर आने वाले हैं आपके पेपर्स के लिए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। मिस्टर डेविड एक इंडियन सिटीजन है, एज है 40 इयर्स की, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सर्विंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 31 मार्च 2022। यानी स्टूडेंट एक इंडियन सिटीजन जो कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है,
वो इंडिया से बाहर गया पहली बार 31 मार्च 2022 को, ठीक है। ड्यूटी इज ट्रांसफर टू हाई कमीशन ऑफ कनाडा, यानी गवर्नमेंट ने ही उसको क्या किया, उसकी पोस्टिंग कर दी है कि भैया आप हाई कमीशन कनाडा में हम आपका ट्रांसफर कर रहे हैं। इंडिया में वो आया ही नहीं 22-23 में। आपको बताना है ये जो उसको इनकम मिली है ये टैक्सेबल होगी या नहीं, पहली बात तो, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर 22-23 में नहीं आया। सबसे पहले चेक करना है रेजिडेंशियल स्टेटस, तो वो क्या बन गया, नॉन रेजिडेंट, ठीक है। तो हम नॉन रेजिडेंट के बेसिस पर हम करेंगे इस क्वेश्चन को। सैलरी कंप्यूटेड है, कंप्यूटेड मतलब होता है कि सेक्शन 16, सेक्शन 15, 17 सबकी डिडक्शंस के बाद भी ये जो 5 लाख रुपए आए हैं कंप्यूटेड, कंप्यूटेशन के बाद है। फॉरेन अलाउंस जो कि ऊपर वाले में उसको नहीं इंक्लूड करा 4 लाख रुपीज। इंटरेस्ट मिला एफडी से, इंडिया में एफडी है उसकी 1 लाख रुपए। इनकम है एग्रीकल्चर नेपाल, इंडिया की नहीं है नेपाल की है, ठीक है, 2 लाख। और हाउस प्रॉपर्टी है नेपाल में उसकी 2.5 लाख से वहां इनकम। ये आइए देखते हैं। नॉन रेजिडेंट के लिए मुझे सिर्फ एक बात बता दो, कौन सी इनकम जैसी होती है जो एनआर के लिए टैक्सेबल होती है। जस्ट वांट टू आस्क वन थिंग, हम 4 तरीके की इनकम नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल है। कौन कौन सी? एक तो सिंपल सा बोले तो इनकम अक्रू और अराइज इन इंडिया। सेकंड, इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, की हुई नहीं है लेकिन हम मानते हैं, ठीक है, जैसे हमने पढ़ा हुआ है अच्छे से सिनेमैटोग्राफ फिल्म्स एंड ऑल। इनकम रिसीव इन इंडिया, साफ रिसीव हो गई, या इनकम डीम्ड टू रिसीव इन इंडिया, है ना। तो अब इस केस में भी स्टूडेंट्स हमें यही चेक करना है कि अगर इनमें से कोई पॉइंट है तो हम कहेंगे कि हाँ भाई उस पर्सन के लिए टैक्सेबल है, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज क्यों नहीं? बिकॉज इन ऑल दोज केसेस स्टूडेंट साफ सी बात है कि वो हमारा रेजिडेंट है ही नहीं पिछले साल, ठीक है। आइए स्टूडेंट, तो पहले उसको सैलरी मिली थी, हम सैलरी टैक्सेबल रहेगी या नहीं रहेगी? रहेगी नहीं रहेगी? इंडियन गवर्नमेंट दे रही है, यानी इनकम accrue in India. So yes, student 5 lakh rupees will be taxable for him. Foreign allowance 4 लाख रुपए का, अरे गवर्नमेंट रही है स्टूडेंट, ये गवर्नमेंट रही है, लेकिन हमारे पास हमने क्या पढ़ा था फॉरेन अलाउंसेस का, कि इंडियन गवर्नमेंट अगर अपनी एम्प्लॉय को जिसको उसने फॉरेन में भेजा है उसको कुछ अलाउंस देती है, तो एज पर सेक्शन नंबर 10 क्लॉज नंबर 7, सेक्शन 10 क्लॉज 7 वो फॉरेन अलाउंस रहता है एग्जाम इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ठीक है। तो ये एग्जाम्प्टेड इनकम है। जो मैं बोल रही हूँ मैंने नोट्स में लिखा है और आपको उनको मेंशन करना है पेपर में कि भाई फॉरेन अलाउंस एग्जाम सेक्शन 10 क्लॉज 7 फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ठीक है। इंटरेस्ट एफडी फ्रॉम बैंक इन इंडिया टैक्सेबल, 1 लाख रुपए टैक्स लग जाएगा, 1 लाख पे टैक्स लगेगा। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन नेपाल, इंडिया की थोड़ी ना है, टैक्स लगाओ, बिल्कुल लगाते अगर वो हमारा रेजिडेंट होता, लेकिन ये नॉन रेजिडेंट है, हमें मतलब नहीं है कि दूसरे देश से वो क्या इनकम कमा रहा है, ना तो अक्रू है, ना डीम टू अक्रू, ना रिसीव, ना डीम टू रिसीव इन इंडिया, ठीक है। तो नॉट टैक्सेबल। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन नेपाल, सेम पॉइंट, नॉट टैक्सेबल। ग्रॉस टोटल इनकम निकालनी है स्टूडेंट्स, तो ग्रॉस टोटल इनकम आ गई 5 लाख रुपीज प्लस 1 लाख, दैट इज 6 लाख रुपीज। आई होप क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया आपको, ठीक है। हाँ, मैंने नीचे उसको प्रॉपर्ली सॉल्व करके भी आपको दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 7, मिस विविता। अब मैं कितनी बार बोलूं, वीडियो को लाइक कर दो, लाइक कर दिया तो दोबारा मत करो, 2 बार वीडियो लाइक करने से अनलाइक हो जाती है, ठीक है। चलिए, मिस विविता paid a sum of $5,000 to Mr. Kulasekara, a management consultant practicing in Colombo, specializing in project financing. तो मिस विविता ने $5,000 पे करे हैं मिस्टर कुलासेकरा को, क्योंकि मैनेजमेंट कंसल्टेंट है कोलंबो में, ठीक है। The payment was made in Colombo. Mr. Kulasekara is a non-resident. The consultancy is related to a project in India with possible Ceylonese collaboration. अब क्या हुआ? जिस पर्सन को इनकम दी वो पर्सन इंडिया के बाहर है, ठीक है, तो इंडिया का तो है नहीं, ओके, ठीक है, यानी इंडिया के लिए नॉन रेजिडेंट आई कैन से यस। इंडिया के लिए नॉन रेजिडेंट की इनकम कब टैक्सेबल होती है? अगर वो इनकम रिसीव इन इंडिया, डीम टू रिसीव इन इंडिया, अक्रू इन इंडिया और डीम टू अक्रू इन इंडिया होगी। अब बात आती है रिसीव इन इंडिया नहीं, कोलंबो में रिसीव हुई है, डीम्ड टू रिसीव इन इंडिया नहीं, मान भी नहीं सकते। लेकिन सेक्शन नंबर 9 ने हमें बताया था कि देखो हम इनकम को, सेक्शन 9 ने हमें बताया है, लिख रही हूं मैं यहाँ पे, सेक्शन 9 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 कि अगर इनकम जो है स्टूडेंट्स वो इनकम इस तरीके की है कि दैट इज डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, तो कब मानते हैं हम उसको? अगर वो इनकम जो है वो फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज की नेचर में होती है, ठीक है, और वो इंडिया के किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड है।
अब स्टूडेंट्स इसका मतलब यहाँ पर बात आई कि मैम इसको हम सेक्शन 9 में मानेंगे या नहीं मानेंगे, मानेंगे ना, बिकॉज दिस सर्विस इज फॉर द मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फीस, दैट इज फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज। सो यस, इस इनकम को हम डीम टू अक्री और अराइज इन इंडिया मानेंगे और इंडिया में इस पर टैक्स लगेगा। ओके, समझ आ गई स्टूडेंट्स? जल्दी से बताओ, कोई भी डाउट है नहीं? तो इट विल बी इसको हमने क्या लिया, डीम टू अक्री और अराइज इन इंडिया, क्योंकि सेक्शन 9 में कवर हो रहा है मैनेजमेंट कंसल्टेंट वाली सर्विसेज, फी फॉर टेक्निकल सर्विस के पॉइंट में पढ़ाया हुआ है आपको अच्छी तरीके से, तो आई होप अच्छे से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूट द टोटल इनकम इन द हैंड्स ऑफ एन इंडिविजुअल एज 35 ईयर्स बीइंग अ रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब आपको बताना है कि एक पर्सन है जिसकी एज है 35 ईयर्स, ठीक है, उसको एक बार मान लो ROR है, R बट NOR है और NR है, यानी सेम वही कैटेगरी जो अभी मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन करके दिखाया था प्रैक्टिकल वाला। तो एक बार दोबारा कर लें क्या? आइए स्टूडेंट्स, ठीक है, लेट्स डू इट। सो लेट्स डू इट विद मी। ऐसे ही इसी तरीके का क्वेश्चन हम करने वाले हैं दोबारा। क्या करेंगे स्टूडेंट, तीनों केसेस बनाने हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, नाम लिख लेंगे इसका जो भी है, ऑफ द पर्सन फॉर क्वेश्चन में असेसमेंट ईयर या प्रीवियस ईयर, नाम असेसमेंट ईयर लिख दो, फॉर असेसमेंट ईयर 23-24। क्लियर? चलो ठीक है, अब पर्सन का नाम दिया वही है। इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड्स 50% ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड इन इंडिया। 3 कैटेगरीज हैं हमारे पास, कौन कौन सी? एक तो हमें OR के लिए बताना है, NOR के लिए बताना है और NR के लिए बताना है। करेक्ट? ठीक है, OR जिसके लिए हर इनकम टैक्सेबल रहेगी, NOR फिर आता है NR। आओ स्टूडेंट, सो इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड 50% इंटरेस्ट इंडिया में रिसीव हुआ है, 10,000 की इनकम है। OR के लिए कुछ भी इंडिया में रिसीव हुआ नहीं हुआ डोंट मैटर, सो 10,000 पूरा टैक्सेबल होगा। लेकिन NOR और NR के लिए जो इनकम इंडिया में रिसीव हुई यानी 5,000 रुपीज। क्लियर? समझ आ गया? इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन चेन्नई 50% रिसीव्ड इन इंडिया। मैम 50% लगाए, बिजनेस चेन्नई में हुआ है, इंडिया में हुआ है, जय हिंद जय भारत, पूरा इनकम पे टैक्स लगेगा, अराइज इन इंडिया है, ठीक है। सो 20,000 तीनों के लिए टैक्सेबल रहा। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना कि अरे पिछले पॉइंट में तो हमें 50% लगाया, बिकॉज वो यूके डेवलपमेंट बॉन्ड्स थे, इंडिया के नहीं थे। थर्ड, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन लंदन। इन दैट केस स्टूडेंट, अब वो जो कंपनी है वो इंडियन कंपनी है ना, हाँ, तो इंडियन कंपनी है यानी अक्री और अराइज इन इंडिया हो गया। तो ये जो इनकम है 20,000 की, ये भी तीनों के लिए टैक्सेबल रहेगी, ठीक है। बेशक रिसीव कहीं भी हुआ, लेकिन क्योंकि अक्री और अराइज इन इंडिया इनकम है तो इन दैट केस दैट विल बी टैक्सेबल। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट हमारे पास डिविडेंड मिला ब्रिटिश कंपनी से जो कि लंदन में रिसीव हुआ। ब्रिटिश कंपनी से डिविडेंड लंदन में रिसीव, इंडिया का कोई लेना देना नहीं है, तो ये इनकम सिर्फ और सिर्फ हमारे OR के लिए टैक्सेबल रहेगी और किसी के लिए नहीं, ठीक है। सो दैट इज 5,000, इन दोनों के लिए टैक्सेबल नहीं रहेगी। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास आता है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड इन नेपाल रिसीव देयर एंड देन ब्रॉट टू इंडिया। अब ये क्या है स्टूडेंट? अच्छा एक मिनट 2-3 पॉइंट्स रह गए, मैं ऊपर से ले रही हूँ इसको, जस्ट वेट इट आउट। कुछ पॉइंट्स रह गए यहाँ पे हमारे पास, यहाँ से करते हैं। इनकम अर्न फ्रॉम बिजनेस, इनकम अर्न फ्रॉम बिजनेस इन जर्मनी विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम दिल्ली 40,000 रिसीव्ड इन इंडिया। उसने कहा इनकम जर्मनी के बिजनेस से अर्न हुई है, कंट्रोल दिल्ली से हो रहा है, 40,000 रुपए इंडिया में रिसीव हुए हैं। पहले तो NR के लिए बस वो इनकम टैक्सेबल होगी जो इंडिया में रिसीव हुई है, मैम NOR के लिए नहीं। NOR के लिए 4 की जगह 5 इनकम पे टैक्स लगता है। इनकम अक्री और अराइज इन इंडिया, डीम टू अक्री और अराइज इन इंडिया, रिसीव इन इंडिया, डीम टू रिसीव इन इंडिया, और 5वीं और बहुत इंपॉर्टेंट, अगर उसको किसी इनकम किसी ऐसे बिजनेस से हो रही है जो कि कंट्रोल हो रहा है हमारे इंडिया से, तो ये दिल्ली से कंट्रोल हो रहा है यानी पूरी इनकम पर टैक्स लगेगा। और OR तो बेचारा हमेशा ही टैक्स देता रहता है, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंडिया में फिर वही सर्विसेज यूज कर रहा है। हाँ जी। सो प्रॉफिट्स फ्रॉम अ बिजनेस इन दिल्ली बट मैनेज एंटायरली फ्रॉम लंदन। बिजनेस तो दिल्ली से था ना, हाँ, तो 15,000 रुपए तीनों के लिए टैक्सेबल होगा, अक्री और अराइज इन इंडिया। क्लियर? चलो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इन एन इंडियन कंपनी, अगेन स्टूडेंट क्योंकि डिबेंचर्स इंडियन कंपनी के हैं तो 12,000 रुपए भी तीनों के लिए टैक्सेबल रहेगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास बात आती है स्टूडेंट फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन लंदन। अगेन स्टूडेंट 8,000 रुपए किसके लिए टैक्सेबल होगा? मैम क्योंकि वो जो है ना टेक्निकल सर्विसेज उसने दी तो इंडिया में है, हाँ जी,
तो इन दैट केस तीनों के लिए टैक्सेबल, यानी कहीं से भी हमारे इंडिया का लिंक तो है ना, तो तीनों के लिए टैक्सेबल 8,000 रुपए, दैट इज क्लियर अराइज इन इंडिया, सो 8,000 टैक्सेबल फॉर ऑल। ओके हाँ जी, आज की क्लास का ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम, यानी कल की क्लास में, तो अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ लो। नेक्स्ट, प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस इन मुंबई मैनेज फ्रॉम लंदन। अरे भाई हमारे मुंबई से बिजनेस है ना, तो 26,000 रुपए तीनों के लिए टैक्सेबल होगा। ओके नेक्स्ट स्टूडेंट, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन नेपाल एंड रिसीव देयर। प्रॉपर्टी नेपाल में है, वही मिल रही है, तो यानी कि सिर्फ और सिर्फ ओआर टैक्स देगा, एनओआर और एनआर का कुछ लेना देना नहीं है। पास फॉरेन अनटैक्स्ड इनकम ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ये क्या होता है? ऐसी कोई इनकम जो फॉरेन की अनटैक्स्ड इनकम थी, वहाँ टैक्स लिया, पास की इनकम है, अब सिर्फ इंडिया में ला रहे हैं, अर्न थोड़ी ना करिए, तो ये किसी के लिए भी टैक्सेबल नहीं रहती। इनकम हुई है एग्रीकल्चर लैंड से नेपाल में, मैम एग्रीकल्चर लैंड की इनकम एग्जाम, अगर इंडियन एग्रीकल्चर लैंड है, बिकॉज स्टूडेंट्स ये फॉरेन एग्रीकल्चर लैंड है तो टैक्सेबल रहेगी, किसके लिए? सिर्फ हमारे ओआर के लिए। बाकी दोनों तो कहेंगे इंडिया से लेना देना ही नहीं था इनकम का, हम टैक्स नहीं देंगे। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन कैनेडा विच वाज सेटअप इन इंडिया, अगेन क्योंकि सेटअप इन इंडिया है, कंट्रोल इन इंडिया हो गया, तो इसके लिए एनओआर के लिए भी ये टैक्सेबल रहेगा, अदरवाइज टैक्सेबल ना होता। ठीक है, तो दोनों के लिए टैक्सेबल हो गया। गिफ्ट रिसीव ऑन द ओकेजन ऑफ हिज वेडिंग, तो स्टूडेंट्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में मैंने आपको पढ़ाया था सेक्शन 56 सबसेक्शन 2, क्या पढ़ा हमने स्टूडेंट्स की, अगर वेडिंग के टाइम पे कोई गिफ्ट रिसीव हो रहा है दैट इज एग्जाम्प्टेड। ठीक है, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक डिपॉजिट इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तीनों के लिए टैक्स लगेगा, बिकॉज अक्रीव अराइज इन इंडिया एंड रिसीव आल्सो इन इंडिया, 12,000 12,000 12,000। इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन रशिया कंट्रोल फ्रॉम रशिया, इनकम बिजनेस भी रशिया का, कंट्रोल भी रशिया से, यानी इंडिया का कोई लेना देना नहीं, तो सिर्फ ओआर के लिए टैक्सेबल रहेगा। ओके स्टूडेंट, डिविडेंड फ्रॉम रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड ऑन इंडियन कंपनी, पहले होता था सेक्शन 10 में डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी एग्जाम, बट अमेंड हो चुका है, इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिलता है तो वो टैक्सेबल रहता है। ठीक है, अब तीनों के लिए हो गया, बिकॉज पॉइंट सेटिस्फाई है। एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम अ लैंड इन राजस्थान, मैम सेक्शन 10 में बोला ना, एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम इंडिया एग्जाम होती है। ठीक है, एग्जाम हुई। जीटीआई हमने निकाली स्टूडेंट 3,52,000 रुपीज, 2,18,000 रुपीज एंड 1,83,000। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, सेक्शन 80 में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? सेक्शन 80 TTA, कौन से चैप्टर की बात कर रही हूँ? रिडक्शंस फ्रॉम जीटीआई। क्या पढ़ा था स्टूडेंट हमने कि सेक्शन 80 TTA ये कहता है कि जो पर्सन अदर देन सीनियर सिटीजन है, उसने अपने सेविंग बैंक के ऊपर जो भी इंटरेस्ट अर्न किया होगा अप टू 10,000 उसको उसकी डिडक्शन मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अगर ध्यान हो, अभी मैंने इनकम टैक्सेबल करवाई थी, इंटरेस्ट हुआ था 12,000 का, ठीक है ना, तो यानी अप टू 10,000 हम उसको डिडक्शन दे देंगे, तो 10,000 10,000 10,000, तो यहाँ आ गया 3,42,000 ओआर की इनकम, 2,08,000 एनआर अगर वो एनओआर होता तो, और 1,73,000 अगर वो एनआर होता। ठीक है, आई होप अच्छे से सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो स्क्रीन पे, बट ये करेंगे हमारी कल की क्लास में, एंड वी विल ट्राई इट आउट कि कल हम चैप्टर नंबर 2 दैट इज रेजिडेंशियल स्टेटस को कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, एंड प्लीज 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 स्टूडेंट्स मुझे जरूर बताओ कमेंट करके कि वीडियो कैसी लगी है, प्रैक्टिस बैच कैसा लग रहा है। ठीक है, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंड मीट मी इन द नेक्स्ट सेशन।